वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर के बारे में, यानी कि दो पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे भारत में मुद्रा शास्त्र और पुरातत्व, अभिलेख और पुरालिपि के बारे में, यानी कि आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में पुरातत्व, अभिलेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, एपिग्राफी का मतलब होता है अ, अभिलेख, ठीक है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, इसके अलावा पेलियोग्राफी का मतलब होता है पुरालिपि, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में कौन सी लिपियाँ थीं, मुद्रा किस प्रकार से प्रचलित थी, कौन कौन से अभिलेख बड़े फेमस हैं उनके बारे में, और पुरातत्व के बारे में, ठीक है। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी ये। महासंग्राम रिवीजन क्लास में जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भी आपको दिखते हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चर्चा करेंगे हम आपके समक्ष। देखें, प्रश्न और उत्तर समक्ष आपके आ चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, पुरातत्व क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरातत्व क्या होता है। तो हिंदी भाषा में बात करें तो पुरातत्व जो होता है ये अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द से बना हुआ है। आर्कियोलॉजी शब्द को अंग्रेजी में जो आर्कियोलॉजी है ये हिंदी में पुरातत्व बन जाता है। यानी पुरातत्व का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी शब्द के पर्यायवाची के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। गार्डन चाइल्ड बड़े जबरदस्त विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा कि जो आर्कियोलॉजी होती है यानी पुरातत्व होता है वो सुस्पष्ट भौतिक अवशेष, यानी ऐसे अवशेष, भौतिक अवशेष मतलब जो तमाम प्रकार के जो चीज़ें हैं, वस्तुएं तमाम जो हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सब भौतिक अवशेषों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। जिनमें जीव नहीं है वो सब भौतिक चीज़ें हैं। तो भौतिक अवशेषों के माध्यम से जो कि सुस्पष्ट हैं, ठीक ठाक है, मतलब उसमें सुस्पष्ट है, ऐसी बात नहीं कि वो अच्छी, मतलब ये नहीं कि भाई बिखरी हैं, ज़्यादा इधर उधर पड़ी हैं, मतलब एक सुस्पष्ट है, अच्छी दिखने वाली है। पुरातत्व में उन सभी अवशेषों का, भौतिक अवशेष का जो क्रमबद्ध तरीके से हैं या नहीं है, लेकिन वो सुस्पष्ट जरूर है। उनके माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को ज्ञात किया था कि उस समय जो है जो भौतिक अवशेष हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। उन्हीं भौतिक अवशेषों के माध्यम से हम ये जानते हैं कि उस समय का मानव जो है उसका क्रियाकलाप क्या रहा होगा, उसको हम अध्ययन करते हैं। तो ये पुरातत्व के माध्यम से ही हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। ग्राहम कालार्क कहते हैं कि पुरातत्व को मानव अतीत, अतीत माने जो बीत गया है, वो अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पुरा अवशेषों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो मानव का अतीत है उसी को जानने का एक प्रकार से जो है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन का रूप जो होता है पूरा अवशेष का, उसी को पुरातत्व कहते हैं। ये बात क्लार्क यानी ग्राहम क्लार्क ने बताई। तो ये परिभाषा है पुरातत्व की, ठीक है। पुरातत्व जो है आर्कियोलॉजी कहा जाता है इसको, तो ये सब आप जानते हैं। आगे बढ़ा जाए तो प्रत्येक समाज अपने अतीत से जुड़ा हुआ होता है और पुरातत्व की उत्पत्ति का पता सुंदर पुरानी चीज़ों और खजानों की खोज के आकर्षण से लगाया जा सकता है। 1817 ईस्वी में डेनिश विद्वान थे, उनका नाम था सीजे थॉमसन। उन्होंने पुरातत्व के प्रारंभिक चरण को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में बांटा। और उस समय के पुरातत्व ग्रंथ आधारित पुरातत्व और प्रागैतिहासिक पुरातत्व शामिल थे, जो ग्रंथों पर आधारित नहीं थे। आज कई विषयों जैसे कि पर्यावरण पुरातत्व, जैव पुरातत्व और भू पुरातत्व, इन सभी जो है कालों में आप, मतलब कि इन सभी खंडों में आप बांट के पुरातत्व का अध्ययन कर सकते हैं। तो पुरातत्व संबंधी विज्ञान के बारे में कुछ बताएं। पुरातत्व संबंधी विज्ञान, पुरातत्व संबंधी विभाजन। देखिए, पुरातत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के और तीसरा है स्मारक। यानी कुछ अभिलेख हमको मिलते हैं, उन अभिलेखों का पता लगाते हैं कि उन अभिलेखों पे बहुत सारी चीज़ लिखी हुई होती हैं, तो उन लिपियों को हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा गया। तो उससे पता चलता है अभिलेखों में तमाम प्रकार के जो राजा होते हैं वो पत्थरों पर या खंभों पर तमाम, या एक प्रकार से और भी स्थानों पर, स्मारकों पर तमाम प्रकार की जो है चीज़ें खुदवा देते थे। जो अभिलेख पर खुदवाया जाता था, पत्थरों पर एक प्रकार से लिखवा देते थे।
अब जो भी नीतियाँ रही हों उनकी, या उनका जीवन कैसा रहा उस समय के देवी देवताओं के बारे में, तो वो लिखवाते थे, खुदवाते थे अभिलेखों पर वो। और कुछ सिक्के मिले हैं तो सिक्कों पर हमको छाप मिलती है, जैसे उस समय के राजा महाराजा की फोटो होती है सिक्कों पर, या वो सिक्के किस सन में प्रकाशित हुए तो वो सन लिखा हुआ होता है। तो यही सब चीज़ें हमको जानकारी मिलती है सिक्कों के माध्यम से। स्मारक जो मिलते हैं तो स्मारकों के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि उस समय किस तरीके का एक प्रकार से शिल्प कार्य रहा होगा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हमको अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से और स्मारकों के माध्यम से मिलती हैं। तो इन 3 भागों में बांटा गया है पुरातत्व को। इन्हीं तीनों चीज़ों के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान पाते हैं, इतिहास के बारे में पता लगा पाते हैं। इतिहास के अध्ययन में मूलभूत साक्ष्य के रूप में अभिलेखों का स्थान अग्रगण्य है इन तीनों में से। यानी अभिलेख जो हैं वो सबसे सुस्पष्ट और सरल होते हैं। अभिलेखों को समझने में आसानी भी होती है, मतलब अपेक्षाकृत स्मारकों और सिक्कों के। क्योंकि अभिलेख में लिखी हुई बातें होती तो उसको पढ़ना जो है उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता जितना सिक्कों को समझना है। सिक्कों पर क्या चीज़ें छपी हैं, उस चित्र का क्या मतलब है, उसको समझने में बड़ा दिक्कत होती है और बड़ा समय लगता है। इसी प्रकार सिक्कों से धार्मिक मतों और राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। स्मारकों से प्राचीन मंदिर के बारे में पता चलता है। भवन तमाम प्रकार के विहार मिले हैं, गुफाएं मिली हैं, स्तंभ, मूर्तियाँ, शिल्प तमाम प्रकार के। तो शिल्प कैसा हुआ करता था उस समय का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। घर कैसे बनते थे, मंदिर कैसे बनते थे, मंदिर बनाने की क्या शैली थी, ये तमाम प्रकार की जानकारी आप जान पाते हैं जब उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्व इन 3 भागों में बांट करके हम अध्ययन किया था पुरातत्व में। तो ये सब पुराअवशेष होते हैं जो कि इतिहास को जानने में मदद करते हैं। प्राचीन समय में क्या हुआ था, क्या था पहले, राजा कौन से थे और किस तरीके के बोली बोलते थे, किस देवी देवता को मानते थे, सामाजिक स्थिति क्या थी, यही सब हम जानते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आहत सिक्के के बारे में कुछ बताएं। आहत सिक्कों की अगर बात की जाए तो आहत मुद्रा की संज्ञा का प्रयोग प्रायः उन प्राचीन भारतीय सिक्कों के लिए व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है जो वास्तव में विविध प्रकार, मतलब कि कई प्रकार के हुआ करते थे। कई मापों के, कई तौल के धातु के टुकड़े हुआ करते थे जिन पर एक या अधिक प्रतीक, मतलब कुछ चिन्ह उस पर सिक्के पर बना हुआ होता था। धातु को खूब गर्म करके तथा उसे पीट करके एक निश्चित आकार का, चाहे मतलब आकार, अब चाहे गोलाकार की बात करें या चौखिंटा सिक्का, मतलब कि जिस तरीके से बना पाए तो उसको एक आकार में फिट किया जाता था। उसके बाद में उस पर मुद्रित चिन्ह अंकित किया, मतलब कि जो उस पर प्रतीक बनाया जाता था उसका सांचा हुआ करता था। उसी सांचे से उस धातु को जब गलाते थे, गर्म करके गला देते थे, उसी में छाप देते थे। तो जिन्हें, और इसीलिए आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के या पंचमाकूट सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि इन पर कुछ मोहरें लगी होती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आहत सिक्कों की विशेषताएं बताएं। आहत सिक्कों की विशेषताओं की अगर बात करें तो आहत मुद्रा की संज्ञा का प्रयोग प्रायः उन प्राचीन भारतीय सिक्कों के लिए व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है जो वास्तव में कई प्रकारों, कई माप के, कई तौल के धातु के टुकड़े हैं और जिन पर एक नया, मतलब एक या अधिक प्रतीक चिन्ह जो है मुद्रित किए जाते हैं। धातु को खूब गर्म करके उसको पीट करके एक निश्चित आकार में बनाया जाता है और उसके बाद में उस, मतलब कि उस सिक्के पर जो चिन्ह है उस चिन्ह को छाप दिया जाता है। इनको पंचमाकर्ड या फिर पंचमार्क सिक्के कहते हैं। पंचमार्क सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के कहते हैं। ठीक है, पंचमार्क्ड सिक्कों के नाम से इनको जानते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से सिक्कों के बारे में आप लोगों ने जाना, आहत सिक्कों के बारे में। आहत सिक्कों की बड़ी जो है फेमस चीज़ें हैं, मतलब आहत सिक्कों की अगर बात की जाए तो आहत सिक्के बहुत ही प्रभावी सिक्के रहे हैं और प्राचीन काल में आहत सिक्के जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं प्राचीन जानकारी देने में। ठीक है, चर्चा करेंगे और भी इन चीज़ों, इन सिक्कों पर। ठीक है, आहत सिक्कों पर मैंने मॉडल पेपर में भी आपको बताया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिलेखों के प्रकार बताएं। अभिलेखों की बात की जाए तो भारतीय इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का बहुत ही बड़ा महत्व, योगदान, मतलब कि महत्व रहा है। सुविधा की दृष्टि से देखें तो अभिलेखों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे व्यापारिक अभिलेख कुछ हुआ करते थे जिसमें व्यापार से रिलेटेड नियम कायदे लिखे होते थे, या व्यापार के जो है चीज़ें होती हैं, व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार में किन किन चीज़ों का, चाहे किसी चीज़ के दाम की बात हो या मुद्रा की वैल्यू की बात हो, सब लिखा होता था। तांत्रिक अभिलेख में तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब होते थे। धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख में धर्म से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हुआ करती थी। शासन संबंधी अभिलेखों में शासन कैसे चलेगा इसको लेकर के नीतियाँ लिखी थी।
और इसके अलावा प्रशस्ति परक अभिलेख, जिसमें राजा के जो द्वारा जो बढ़िया बढ़िया काम किए गए हैं उनके बारे में उनका गुणगान लिखा जाता था। पूजा या समर्पण परक अभिलेख में ऐसे उस पूजा और समर्पण परक चीज़ें लिखी जाती थीं। दान संबंधी अभिलेख में दान वगैरह करने से क्या लाभ होते हैं, क्यों करना चाहिए, किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई मिलती हैं। स्मारकीय अभिलेख जो कुछ याददाश्त चीज़ें कि सभी को याद रहने वाली चीज़ें हैं, उनको या सबको याद रखना चाहिए इन चीज़ों को, उसको लिखवाए जाते थे। ऐसे ही साहित्यिक अभिलेख होते थे जो साहित्य से रिलेटेड होते थे। तो इस तरीके से ये सब कई प्रकार के अभिलेख थे जिनका वर्णन किया जाता था या फिर जिनको लिखवाया जाता था, जिनका एक प्रकार से ओके तो जिनको लिखवाया जाता था। तो ये सब अभिलेखों के प्रकार हैं जिसके बारे में आपको मैंने बताया। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्यकालीन ब्राह्मी के बारे में बताएं। मौर्यकालीन ब्राह्मी, तो मौर्यकालीन ब्राह्मी जो है, अगर उसके बारे में बात करें तो ब्राह्मी लिपि होती है एक प्रकार से, लिखने की कला को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो अपवादों को छोड़ करके भारत में प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख जिनको पढ़ लिया गया है मौर्य सम्राट अशोक के हैं वो। इन अभिलेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अभी अशोक के अभिलेख में आप देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अरेमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग जो है अशोक के अभिलेखों में हुआ है। तो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला और पुले दारुंत अभिलेख जो है वो अरेमाइक लिपि में है। कंदहार का अभिलेख यूनानी लिपि में है, अरेमाइक में भी है। और शेष सभी अभिलेख जो बचे हैं अशोक के, वो सारे के सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि मिले हैं। अशोक के बहुत ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। तो ये सब लिपि मतलब इनके 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं, अरेमाइक, यूनानी, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में। तो ये मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेखों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लिखने की कला होती ब्राह्मी। ठीक है, जैसे आजकल जो आप लिख रहे हैं या जो आपके समक्ष लिखा हुआ ये चीज़ है जो आप पढ़ पा रहे हैं, ये किस लिपि में लिखा है? तो ये आपका देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, प्राचीन सिक्के क्या होते हैं बताएं। 7वां प्रश्न, प्राचीन सिक्के। तो भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान है और भारत के प्राचीनतम सिक्के जो अब तक मिले हैं उनमें सबसे प्राचीनतम सिक्कों में आहत सिक्कों का नाम आता है, जो पंच मार्क्ड सिक्के हैं जिन पर मुहर लगाई जाती थी, प्रतीक चिन्ह लगाया जाता था। इन्हें राजा की आज्ञा से स्वर्णकार तैयार करते थे। मौर्यों के समय से शासकों ने मुद्रा प्रणाली अपने हाथों में ली थी। सिक्कों से हमें धार्मिक पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक विषय में भी सिक्कों से तत्कालीन जनजीवन के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जनजीवन के अन्याय पक्ष है उसकी जानकारी हमको सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है कि उस समय राजनीतिक विषय में किस तरीके की चीज़ें थीं, राजनीति कैसी हुआ करती थी, ये सब भी सिक्कों से, कुछ सिक्कों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर देखेंगे, कुमारगुप्त के स्वर्ण सिक्कों के बारे में बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुमारगुप्त ने कई प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। इनमें धनुर्धारी प्रकार का सिक्का था, अश्वारोही प्रकार का सिक्का था, खड़गधारी सिक्का था, मतलब कि खड़ग मतलब तलवारधारी, एक घोड़े पर सवाल उसमें चित्र, एक धनुष चलाता हुआ। ठीक है, सिंह निहंता प्रकार, व्याघ्र निहंता प्रकार, गजारोही प्रकार, गजारूढ़ सिंह निहंता प्रकार, इसके अलावा खड़ग निहंता प्रकार, अश्वमेध प्रकार, कार्तिकेय प्रकार, इसके अलावा आपरातिध प्रकार, बीड़ाधारी प्रकार, राजा रानी प्रकार। इन तमाम प्रकार के सिक्के जो चलाए गए। मुद्रालेख महेंद्रादित्य या श्री महेंद्रादित्य जो है खुदा है। तो ये जो है इस तरीके से मुद्रालेख मतलब मुद्रा पर लिखा जा रहा था क्या कि महेंद्रादित्य या फिर श्री महेंद्रादित्य खुदा है। ठीक है, मतलब उस पर लिखा हुआ। खुदा का मतलब क्या होता है? भगवान नहीं, खुदा का मतलब होता है लिखा। ठीक है, उस पर लिखा गया। चूंकि जो सिक्के होते थे उन पर, सिक्के धातुओं के होते थे, तो धातुओं पर लिखा नहीं जाता, धातुओं पर खुदाई करी जाती थी। ठीक है, मतलब खुदाई करके लिखा जाता था। तो ये कुमारगुप्त के सिक्के हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, रजत सिक्के। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ को जीत लिया तब उसने देखा कि उसकी प्रजा चांदी के अर्धद्रम सिक्के का प्रयोग करती थी। अतएव पश्चिमी भारत में उसे उसी तरह के चांदी के लोकप्रिय सिक्कों का प्रचलन करना पड़ा जैसा वहाँ क्षत्रप शासक प्रयोग करते थे। तो इसीलिए
जब उन्होंने जीता मालवा, गुजरात और काठियावाड़ को, तो उनको पता चला कि भाई यहाँ के लोग तो चांदी का प्रयोग करते हैं, चांदी के सिक्कों का, तो फिर चांदी के सिक्के उसने चलवाए। तो चांदी के सिक्के जो हैं वो रजत सिक्के कहे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है रजत सिक्कों के प्रचलनकर्ता। रजत सिक्कों के प्रचलनकर्ता चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। जब उन्हें शकों पर विजय प्राप्त हुई थी, उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो उसने इस विजय के उपलक्ष्य में रजत यानी चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया। और इस रजत मुद्रों का प्रचलन द्वितीय चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने भी जारी रखा। इसी के साथ ही बुद्धगुप्त ने भी चांदी के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा। इसके बाद इसका प्रचलन चांदी के सिक्कों का समाप्त हो जाता है। बुद्धगुप्त के बाद में चांदी के सिक्कों का प्रचलन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये चांदी के सिक्कों को लेकर कुछ बातें। आगे देखेंगे, 11वां प्रश्न है कुमारगुप्त के स्वर्ण सिक्के। कुमारगुप्त ने कई प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है। तो ये आपका वही प्रश्न फिर से घुमा करके आ गया, तो इसको छोड़ दें। आगे देखें, 12वां प्रश्न है मार्क पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के जो है आहत सिक्के कहलाते थे, और यह मतलब प्रारंभ में चांदी का एक टुकड़ा हुआ करता था, जो भारत का प्राचीनतम सिक्का माना जाता था। बाद में इस पर चिन्ह बनाए जाने लगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है यूनानी सिक्कों की विशेषताएं बताएं। यूनानी सिक्कों में मतलब कलात्मकता है। यूनानी सिक्कों की माप तौल अन्य प्रकार के सिक्कों से अलग है। यूनानी सिक्के ठप्पा प्रणाली से तैयार किए गए हैं, और यूनानी सिक्कों पर श्रेणी भी अंकित की गई है। अगला प्रश्न 14 नंबर, कुषाण कालीन सिक्कों की विशेषताएं बताएं। कुषाण सिक्कों पर देवी देवताओं के चिन्ह अंकित हैं। ये देवी देवता यूनानी, ईरानी, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं देवी देवता। तो कुषाणकालीन सिक्कों पर देवी देवताओं की फोटो या मतलब देवी देवताओं का चित्र जो है आपको मिलेगा। 15वां प्रश्न, कुषाण सिक्कों के प्रतीक क्या हैं। कुषाण सिक्कों पर प्रतीकों के रूप में यूनानी और रोमन देवी देवता के अंतर्गत खास करके हेराक्लीज, हेलियोस, ये सब देवी देवता हैं वहाँ के। सलीन, इसके अलावा हिप्पेस्ट्रोस, जियस, सेरेपिस, दियोम, उरेनस, ये सब जो है उस पर छापे गए हैं। ईरानी देवी देवताओं में मिहिर, माओ यानी चंद्रमा, इसके अलावा मनाओ बेगो, अथसो, अथसो एक अग्नि के देवता हुआ करते थे, फैरो और ओर लगनो, ओएडो। ठीक है, इसके अलावा अहुर मजदा, नना, ये सब जो है भारतीय देवी देवताओं, मतलब कि ये सब आपके ईरानी देवी देवता थे। भारतीय देवी देवताओं में ओइसो, ओमो, बौद्धों में खास करके बोधो तथा कनिष्क के सिक्कों पर बेदी और देव प्रकार की ईरानी उपाधि अंकित की गई थी। तो ये सब तमाम प्रकार के देवी देवता हैं। अभी इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देवी देवताओं के बारे में हमने प्रश्न रखा हुआ है, तब उस पर चर्चा कर लेंगे कि भाई जो ये देवी देवता हैं हिप्पे, स्ट्रोस, जियस, सेरिपिस, दियोम, ये सब कौन है, किसके देवता हुआ करते थे, मतलब किसके देवता हुआ करते थे। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में भी एक गढ़ी का अवशेष मिला है, जो 10 मीटर से लेकर के 20 मीटर ऊंचे कृत्रिम पहाड़ी पर निर्मित की गई थी। नदी की बाढ़ से रक्षा के लिए इसके चतुर्दिक ऊंचा बांध बना था, जिसकी चौड़ाई लगभग 21 मीटर थी। गढ़ी के दक्षिण पूर्व किनारे पर पक्की ईंटों से निर्मित एक ठोस बुर्ज यानी कि एक मतलब कि वो रक्षा हेतु बुर्ज बनाए जाते थे, तो बुर्ज उपलब्ध हुआ है। मोहनजोदाड़ो की गढ़ी के दक्षिण वर्गाकार 27.43 मीटर 20 स्तंभों पर टिका भवन का अवशेष कई संभावनाओं को इंगित करता है। 5-5 की 4 पंक्तियों में 20 स्तंभ हैं। इसमें चौकियां बनी हैं, जो संभवतः बैठने के उपयोग में लाई जाती थीं। एक बड़ी चौकी पश्चिम दिशा में मध्य भाग में बनी थी। तो ये है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक स्थान इस समय पड़ता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 17 नंबर, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का उल्लेख कीजिए। तो अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन के 72वें वर्ष में आग्रहण मानने मतलब मनाने की प्रतिपदा को घनघोर मतलब की घनघोर वर्षा हुई, जिसमें मतलब आग्रहण मतलब कि मनाने की प्रतिपदा को घनघोर वर्षा होती है। ठीक है, 72वें वर्ष में, जिससे समस्त पृथ्वी मानो समुद्र के समान प्रतीत होने लगती है। नदियों में बड़ी तेजी से बाढ़ आ जाती है। उसके बाद सुदर्शन झील को बचाने के लिए अनुकूल प्रयास किए जाने पर भी झील का बांध टूट गया, और इससे प्रजा बड़ी दुखी हुई। उसने अपने अमात्य
सुबिसाख के निरीक्षण में अमात्य मतलब मंत्री होते हैं, तो उनके निरीक्षण में पुनः उसकी मरम्मत करवा करके उसकी लोक कल्याणपर्ता का परिचय दिया था। तो ये जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है और उसके जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है कि जो है मतलब कि ये थे सुबिसाख के निरीक्षण में दोबारा से इसका मरम्मत करवाया गया था सुदर्शन झील का। तो ये मिलता है उसमें जानकारी। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति में कविराज किसे कहा गया है? तो हरिसेन रचित, हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति, तो उसमें समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। कहा गया कि जिसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से तथा संगीत कला के ज्ञान से बृहस्पति तथा संगीताचार्य तुम्बरु और नारद आदि को लज्जित कर दिया था, जो विद्वानों के उपजीव्य अनेक काव्यों की रचना से कविराज शब्द को प्रतिष्ठित करने वाला था, उसके लिए प्रयोग किया गया कविराज समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त बहुत ही विद्वान भी था, बहुत ही प्रतापी था, कुशल सेनानायक था, बहुत विद्वान आदमी भी था। और इसके अलावा जो है जितने भी युद्ध लड़ा समुद्रगुप्त सारे के सारे युद्ध को जीता। और आप देखेंगे समुद्रगुप्त का जो शासन काल रहा है वो बहुत दूर दूर तक रहा है। दक्षिण में आप देखेंगे कई द्वीपों पर समुद्रगुप्त का शासन रहा है, ठीक है। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त बड़ा प्रतापी शासक था, गुप्त वंश का प्रतापी शासक है समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, हड़प्पा कहाँ स्थित है, स्पष्ट करें। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का पहला पुरातात्विक स्थल था, जिसकी 1920 में खुदाई की गई थी, इसलिए इसके नाम पर सभ्यता का नाम रखा गया है। हड़प्पा के पुरातात्विक स्थल का आकार जो है लगभग 150 हेक्टेयर है। रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा, लेकिन अब यह नदी 10 किलोमीटर दूर पर बहती है इससे। हड़प्पा दुर्ग ऊंचे टीले पर स्थित है और बाकी शहर निचले टीले पर स्थित है। मोटे तौर पर समानांतर चतुर्भुज के आकार का गढ़ मिट्टी की ईंट की दीवार से घिरा हुआ था और इससे बड़े बुर्ज और द्वार हैं। एक अन्न भंडार है, 18 गोलाकार फर्श। इसके अलावा कामगार के क्वार्टर की पहचान माउंट एफ के उत्तर में की गई है। निचले शहर के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यशालाओं का पता चला है, जहां सीप, तांबा, गोमेद की वस्तुओं को बनाया गया था। निचले शहर के कुछ हिस्सों में घरों, नालियों, स्नानागारों इन सभी का पता चला है। हड़प्पा में गढ़ टीले के दक्षिण में 2 कब्रिस्तान और मतलब कि 2 कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान यच और कब्रिस्तान R37। तो 2 कब्रिस्तान मिले हैं। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के प्रांत में स्थित था, रावी नदी के तट पर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 20वां नंबर प्रश्न है, धौलावीरा पर टिप्पणी करें। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में खादिर बेट नामक एक द्वीप पर स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से एक है। अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत पक्की ईंटों के बजाय धौलावीरा की संरचनाएं बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इसके अलावा धौलावीरा की बस्ती जो है अन्य बस्तियों से बिल्कुल अलग है। जैसे कि उच्च शहर है और निचले शहर के दोहरे विभाजन के बजाय इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, उच्च शहर, मध्य शहर और निचला शहर। उच्च शहर और मध्य शहर के बीच एक खुले क्षेत्र की पहचान एक स्टेडियम के रूप में की गई है, जिसका उपयोग संभवतः औपचारिक परियोजनाओं के लिए किया जाता रहा होगा। शहर में एक अद्वितीय जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का दावा किया गया है। यह स्थल 2 धाराओं के बीच स्थित था, जिन पर बने बांध बड़े आयताकार जलाशयों में पानी को चैनलाइज करता था। ये जलाशय उच्च शहर, मध्य शहर और निचले शहर के आसपास थे। इस 3 प्रभागों के चारों ओर एक किलेबंदी की दीवार थी, जिसके प्रत्येक कोने पर आयताकार गढ़ बने हुए थे। तो ये आपका था धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के में खादिर बेट नामक द्वीप पर स्थित था। अगला प्रश्न 21 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, बताएं। तक्षशिला की अगर बात करें तो तक्षशिला सिंधु नदी के पूरब में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। इसका महत्व बौद्ध, जैन और ब्राह्मणवादी ग्रंथों के साथ ग्रीक रोमन ग्रंथों से भी पता चलता है तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। इसके अलावा पुरातात्विक दृष्टि से यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से उत्खनित प्राचीन शहर है। तक्षशिला में 3 टीले भी प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी रहा है, तक्षशिला स्थान भी है।
उसमें 3 टीले मिले हैं, एक भीर नाम का टीला, एक सिरकप टीला और एक सिरमुख टीला, सॉरी सिरसुख टीला। तो ये 3 टीले मिले हैं तक्षशिला से, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के जान पड़ते हैं। भीर जो है सिरकप और सिरसुख से पुराना शहर है, जो 5वीं और 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास शुरू हुआ था और दूसरी शताब्दी बीसी तक जारी रहा। मौर्य काल के दौरान तक्षशिला बेतरीब था और मतलब बेहतरीन था, और इसमें 4 मार्ग, 5 गलियों और संबंध घरों की पहचान की गई है। कुछ खुले स्थानों और सड़कों पर नागरिकों द्वारा कूड़े के डिब्बे रखने का संकेत भी मिलता है। दूसरी बस्ती सिरकप की स्थापना 2री शताब्दी बीसी में मानी जाती है। इसमें मुख्य सड़क के साथ ग्रिड योजना को अपनाया गया था। यह योजना 4 शताब्दियों तक चली और इसने पूर्व ग्रीक, इंडो ग्रीक और शक पहलो काल का प्रतिनिधित्व किया। पहली शताब्दी के अंत में कुषाणों ने सिरसुख स्थल का एक नया शहर बसाया। तो इस तरीके से ये तक्षशिला में 3 शहर बड़े फेमस हैं, भीर, सिरकप और सिरसुख। 22वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ताम्र पाषाण युग की देवियां कौन सी थीं, स्पष्ट कीजिए। देवियों की अगर बात की है तो ताम्र पाषाण समुदाय के लोगों के देवियों में विश्वास था और उनकी पूजा के प्रमाण नारी प्रतिमाओं जैसे जो तपाए और गैर तपाए दोनों रूपों में मौजूद थी, उनके पाए जाने से प्राप्त होते हैं। इन प्रतिमाओं में कुछ के सर हैं, कुछ के सर नहीं हैं। बस्तियों के निचले तलों में निवासा यानी कि 2री से शताब्दी बीसी के मध्य में निवासा में शीर्ष रहित बड़े आकार की एक नारी प्रतिमा मिली है, जो कि बगैर किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षणों की है। इनाम गांव में भी इसी प्रकार की मिट्टी की प्रतिमाएं मिली हैं, जिनमें स्तनों के अतिरिक्त अन्य शारीरिक लक्षण नहीं है। इनाम गांव में एक आरंभिक जोरवे घर 1300 बीसी की खुदाई में देवी पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर एक कोने में फर्श के नीचे दबा अंडाकार मिट्टी का एक पात्र यानी ढक्कन सहित मिला है। इस पात्र के अंदर एक नारी प्रतिमा मिली है, जिसके स्तन बड़े और लटके हुए हैं। साथ एक सांड की मूर्ति भी मिली है। इनाम गांव में मिले प्रमाण तथा सभी नारी प्रतिमाओं से उर्वरता देवी की पूजा के संकेत मिलते हैं। यह प्रतिमाएं विशेषकर शीर्ष रहित प्रतिमाएं हैं, मतलब कि इसमें मुखमंडल नहीं दिखता है। एक मतानुसार अगर बताएं तो शाकंभरी देवी यानी पूर्व ऐतिहासिक युग की देवी मानी जाती है शाकंभरी, उन्हीं देवी की प्रतिमा मानी जाती है, जो कि कृषि उर्वरता की देवी थी तथा सूखे से छुटकारा पाने के लिए लोग इन देवी की पूजा क्या करते थे, ऐसा प्रतीत होता है, एक विद्वान ने कहा। तो ये जो है ताम्र पाषाण युग की देवियों के बारे में मैंने कुछ बताया आपको। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 23 नंबर। ताम्र पाषाण युग के देवताओं पर टिप्पणी करें। ताम्र पाषाण युग की अगर बात करें तो इस समय देवताओं की अगर बात करें तो ताम्र पाषाण बस्तियों में पुरुष प्रतिमाएं काफ़ी कम मिली हैं। ऐसा मत है कि इनाम गांव में उत्तर जोरवे तलों यानी लगभग 1000 से 700 बीसी में मिली, मतलब कि ईसा पूर्व में मिली 2 मिट्टी की पुरुष प्रतिमाएं, जिनमें एक तपाई गई हैं और दूसरी गैर तपाई हैं। मतलब कि मिट्टी की, मतलब पक्की मिट्टी, तपाई मतलब कि मिट्टी जो पकाई गई हैं, और जो तपाई नहीं गई हैं मतलब कि वो कच्ची, ठीक है। तो देवताओं की प्रतिमाएं हुई हैं और इन्हीं संदर्भ में मालवा काल 600 मतलब कि 1600 बीसी का एक चित्रित जार धार्मिक महत्व का माना गया है। इस बर्तन में 2 भाग हैं। ऊपरी भाग में एक चित्र बना हुआ है, जिसमें एक मानवीय आकृति टहनियों का वस्त्र पहने हुए एक शेर के सामने झुका हुआ है, और उसके चारों ओर कुछ निश्चित शैली में ढले हुए पशु जैसे सांड, हिरन और मोर ये सब खड़े हुए दिखाई देते हैं। निचले भाग में छलांग लगाते चीते और तेंदुए हैं, और यह भी निश्चित शैली में ढले हुए हैं। अच्छी तरह चित्रित करके सजाई गई तस्तरी भी संभवतः कर्मकांडीय प्रयोगों के लिए रखी गई होगी। इसी प्रकार दायमाबाद से प्राप्त ठोस ताम्र हाथी और भैंस की प्रतिमाएं आदि भी संभवतः धार्मिक महत्व रखते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरीके से ये ताम्र पाषाण युग में देवताओं की कुछ बातें, देवता वैसे हालांकि मिले नहीं वहां से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ताम्र पाषाण युग के सामाजिक संगठन पर टिप्पणी कीजिए। सामाजिक संगठन की अगर बात की जाए तो ताम्र पाषाण संस्कृति के क्षेत्रों में पाए गए विभिन्न स्थलों के फैलाव के अध्ययन से यह पता चलता है कि स्थल 2 प्रकार के हुआ करते थे।
एक वह स्थल जो क्षेत्रीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते थे और दूसरे वे स्थल जो गांवों की बस्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह अंतर अथवा स्तरीकरण ताम्रपाषाण काल के किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के मौजूद होने की ओर संकेत करता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि ताम्रपाषाण सामाजिक संगठन श्रेणीबद्ध हुआ करता था और इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में मिली सुरक्षा की दीवारों से, खाइयों से, अनाज के गोदामों से, बांध और नहरों से, जो कि इनाम गांव में काफ़ी स्पष्ट तरीके से मिलती हैं। ये सब सार्वजनिक व्यवस्थाओं को समग्र रूप से देखने से किसी न किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के विद्यमान होने के विचार को भी और बल मिल जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक संगठन कुछ इस तरीके से हुआ करता था। उत्तर हड़प्पा में हुए विकास के विस्तृत संदर्भ में देखने पर ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव को आंशिक रूप से दर्शाती हैं। तथापि इन संस्कृतियों में अपने विशिष्ट क्षेत्रीय प्रभाव मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ व्यापारिक संपर्क और सांस्कृतिक संबंध के प्रमाण मौजूद हैं। धातु का इस्तेमाल करने वाले या खेतिहर समुदाय दूसरी शताब्दी बीसी के साथ आसपास फैले और प्रथम शताब्दी बीसी के लगभग अदृश्य हो गए। केवल उत्तरकालीन जोरबे 700 बीसी तक विद्यमान रहा और इस पतन का एक संभावी कारण था जो कि इन ताम्रपाषाण क्षेत्रों की मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण के आधार पर व्यक्त किया गया है कि बढ़ती हुई खुश्की और मौसम की विपरीत परिस्थितियां जो हैं गोदावरी, तापी और अन्य नदी घाटियों की कई बस्तियां निर्जन हो गईं और 5 अथवा 6 शताब्दियों के अंतराल के बाद 5वीं या 4वीं शताब्दी बीसी में शहरीकरण के साथ फिर से बसीं। तो इस तरीके से ये कुछ विशेषता रही ताम्रपाषाण युग के सामाजिक संगठन के बारे में। आगे देखेंगे 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम और दूसरा है अतिथि देवो भव और तीसरा है सत्यमेव जयते। तो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में चर्चा करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाए तो संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है दुनिया एक परिवार है और यह भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर लिखा भी है वसुधैव कुटुंबकम और इसे महाउपनिषद से लिया गया है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, वसुधा वसुधैव कुटुंबकम मतलब दुनिया क्या है, पृथ्वी एक परिवार है। तो वसुधा का मतलब पृथ्वी एवं और एव का अर्थ होता है वसुधैव जो जुड़ा है, तो एव का मतलब होता है वास्तव और कुटुंबकम का मतलब होता है परिवार। मतलब इसका उपयोग उस श्लोक में किया गया है जो एक ऐसे व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करती है जिसने आध्यात्मिक उत्थान के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है और जो भौतिक संपत्ति और प्रलोभनों में जकड़े बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों में भाग लेने में सक्षम है। और यह माना जाता है कि गांधी के समग्र विकास की दृष्टि जीवन के सभी रूपों के लिए सम्मान और अहिंसा पर आधारित संघर्ष संकल्प रणनीति इस प्राचीन भारतीय सूक्ति से ली गई थी। तो वसुधैव कुटुंबकम गांधी जी इसको भी फॉलो करते थे। दूसरा अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब कि जो अतिथि आने वाले हैं, मतलब कि आपके घर पे कोई आ गया तो उसकी आप सेवा सत्कार करें, वो देवता के समान होता है। अतिथि देवता के समान है। यह भारतीय मूल्य प्रणाली में अतिथि मेजबान संबंधों की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंत्र है जिसका शाब्दिक अर्थ है अतिथि देवता है। भारतीय आतिथ्य का प्रदर्शन करने वाला एक केंद्रीय विचार है। इसे तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया अतिथि देवो भव को। पारंपरिक हिंदू धर्म में किसी एक देवता की पूजा में 5 चरण होते हैं। पंचोपचार पूजा जो होती है वो हिंदू धर्म में करी जाती है। जो मेहमानों का स्वागत करते समय मानी जाने वाली 5 औपचारिकताएं होती हैं। पहला होता है सुखद सुगंध, इसके अलावा धूप। दूसरा होता है दीप, यानी पहला होता है क्या, धूप करना यानी कि सुखद सुगंध यानी प्रदान करना धूप। दूसरा होता है दीप यानी दीप जलाना। इसके अलावा तर्पण यानी नैवेद्य देना, ठीक है। फिर तिलक लगाना माथे पर और इसके अलावा फूल यानी पुष्प अर्पण करना। देखिए इसको लेकर के, धूप चढ़ाने को लेकर के मंत्र वर्णित है कि जो है वनस्पति शोध भूतम गंधाढ़ गंधोत्तमः आघ्रिया सर्वदेवा नाम धूपो वयम प्रतिगृह्यताम। फिर इसके बाद में दीप जलाते थे। साज्यम चावर्तितम मही नाम वही नाम योजितम मया इदम देवदेवेशम त्रिलोकये तिम्रापहा दीपयम दर्शयामी, ठीक है। फिर तर्पण होता था, नैवेद्य
नैवेद्य में आप पढ़ते थे कि पंचामृतम पयोनीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा समान्वितम, वो मतलब कि ऐसे बोलते थे कि नैवेद्यम निवेदयामी। तो उसके बाद में मतलब कि जो प्रसाद होता है भगवान को अर्पित करते तो फिर प्रसाद देते थे, पहले धूप फिर दीप फिर नैवेद्य, उसके बाद में फिर तिलक लगाते थे। मतलब तिलक यानी माथे पर तिलक के से चंदनम खंड दिव्यम सुमनोहरम बिलपन्नम सुरश्रेष्ठम चंदनम आभूषणम प्रतिगृहतामी, या कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले। तो इस तरीके से चंदन लगाते थे और फिर उसके बाद में फूल अर्पण करते थे। माल्यदीनम सुगंधीनम माल्यदीन वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पमाल्यम या पुष्पम समर्पयामि। इस तरीके से अतिथियों की सेवा की जाती थी। सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो सत्यमेव जयते इसे सत्य की विजय कहा जाता है, या सत्य की विजय सत्यमेव जयते वाला होता है, सत्य की विजय होती है। सत्य विजित है के रूप में अनुदित किया गया है। सत्य अजय है, सत्य सत्य है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। एक वाक्यांश है मुंडक उपनिषद में, वहीं से लिया गया है। एक नारे के रूप में इसे लोकप्रिय बनाया गया। 1918 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा व्यापक राष्ट्रीय उपयोग में लाया गया। इसे स्वतंत्रता के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य घोषित किया गया था। यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर अंकित है और हम इसे भारतीय मुद्रा के अग्रभाग पर भी देख पाते हैं, लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होती है, इसका मतलब होता है। आगे देखें 26 नंबर प्रश्न है, अमरावती की स्तूपों पर टिप्पणी कीजिए। अमरावती की बात की जाए स्तूपों की तो अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इसे धान्या कटक के रूप में भी जाना जाता है, जो बाद में सातवाहन की राजधानी बनी अमरावती। 3री शताब्दी बीसी से 3री शताब्दी जो है सीई तक फला फूला। वहाँ एक गढ़ था जो एक विशाल मिट्टी के किलेबंदी से घिरा हुआ था। अमरावती में एक प्रमुख बौद्ध प्रतिष्ठान था। यहाँ स्थित स्तूप आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा हुआ करता था। इसे महाचैत्य के रूप में भी जाना जाता था। स्तूप के स्थल का 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में अन्वेषण और उत्खनन का अब मतलब कि अप्रभा इतिहास है। बाद में सुंदर मूर्तिकला पैनलों और संगमरमर के खंभों को हटा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप स्तूप का विघटन हो गया और अब स्थल पर केवल स्तूप का ड्रम और कुछ संगमरमर की रेलिंग के अवशेष बचे हुए हैं। तो ये है अमरावती के स्तूप। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली में किस काल का दिल्ली के मेहरौली में किस काल का पता चलता है? दिल्ली के मेहरौली स्तंभ से किस काल का पता चलता है? तो पुरातत्व केवल प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं है। उपर्युक्त पुरातात्विक स्थलों के अलावा कुछ उत्खनन स्थल हैं जो बाद के काल से भी संबंधित हैं। लाल कोट और विजयनगर ऐसे स्थलों में प्रमुख हैं। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लाल कोट में खुदाई से 2 सांस्कृतिक काल का पता चला है। पहला तो 11वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी सीई के अंत तक की अवधि, और दूसरी 12वीं शताब्दी के अंत से 14वीं शताब्दी के अंत तक की अवधि का काल ये पता चला है। पीरियड 2 यानी कि सल्तनत काल था। पहले तुर्क सुल्तानों ने लाल कोट क्षेत्र में ही अपनी राजधानी बनाई थी। इसे दिल्ली ए कोहना यानी पुरानी दिल्ली कहा जाता था। मध्ययुगीन विजयनगर के अवशेषों की खोज इसकी राजधानी हम्पी कर्नाटक में की गई। विजयनगर अनुसंधान परियोजना यानी BRP और विजयनगर महानगर सर्वेक्षण BMS 2 बड़े पैमाने पर पुरातात्विक परियोजनाएं हैं जो विजयनगर के अनुसंधान पर केंद्रित हैं। तो दिल्ली के मेहरौली में इन सभी कालों का 2 कालों का पता चलता है। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांची के स्तूपों पर टिप्पणी करें। सांची के स्तूपों की बात की जाए तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित और भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ परिसरों में से एक माना जाता है सांची का स्तूप। यह बुद्ध के जीवन की किसी घटना से जुड़ा नहीं है, लेकिन 3री शताब्दी BC में मौर्य सम्राट अशोक के समय से ही प्रमुख रहा है। सांची का स्तूप ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मूल स्तूप का निर्माण किया था और एक अशोक स्तंभ स्थापित किया था। बाद में इसे न केवल शाही राजवंशों जैसे कि शुंगों और सातवाहनों से संरक्षण प्राप्त हुआ, बल्कि इसमें भिक्षुओं को भी रखा गया था। सांची परिसर में कई स्तूप हैं, लेकिन उनमें से 3 अपने बड़े आकार और संरक्षण की स्थिति के कारण विशिष्ट हैं। अन्य आकार में छोटे हैं और इसमें संरचनात्मक और एक चट्टानी या स्मृति दोनों
मतलब इस चट्टान मतलब स्मृति स्तूप दोनों शामिल है। स्तूप 1 सबसे बड़ा स्तूप है जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है। उत्खनन में इस स्तूप में पूरा अवशेष पाए गए हैं। स्थापत्य विशेषताओं के संदर्भ में यह सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है। इसका व्यास जो है 36.60 मीटर है और इसकी और रेलिंग और छतरी के बिना इसकी ऊंचाई 16.46 मीटर है। स्तूप के पत्थर को गुंबद एक पूर्ववर्ती ईंट स्तूप को ढके हुए है जो संभवतः अशोक के द्वारा बनाया गया था। यह एक पत्थर की रेलिंग यानी वेदिका से घिरा हुआ है जिसमें 4 कार्डिनल दिशाओं पर 4 तोरण मतलब स्मारक द्वार बने हुए हैं। ये तोरण सातवाहनों के द्वारा बनवाए गए थे। प्रत्येक तोरण पर विभिन्न प्रकार के विषयों को तराशा गया है। इसके अलावा जिसमें जातक दृश्य हैं, बुद्ध के जीवन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, बौद्ध धर्म के बाद की इतिहास की घटनाएं ये सब दिखाई गई हैं, उसमें लिखे गए हैं तोरण में। ठीक है। स्तूप सेकंड की अगर बात करें तो स्तूप सेकंड मुख्य परिसर से थोड़ा दूर है। इसकी वेदिका को विस्तृत रूप से चित्रांकित किया गया है लेकिन यह किसी भी तोरण से रहित है। खुदाई में कई बौद्ध शिक्षकों के अवशेष मिले हैं। स्तूप नंबर जो तीसरा है उससे सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अवशेष, बुद्ध के 2 सबसे बड़े बड़े शिष्य जो है उनके बारे में पता चलता है। इन स्मारकों के अलावा एक बड़े मठ के अवशेष हैं। सांची विदिशा नामक एक बहुत समृद्ध व्यापारी शहर के पास एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है। यहाँ के दान अभिलेखों से पता चलता है कि सांची संरक्षण का लाभार्थी हुआ करता था। यह गुप्त काल में भी बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ के गुप्त काल के मंदिरों से प्रमाणित होता है और यह 13वीं शताब्दी सीई तक फला फूला और बाद में इसका पतन हो गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जनरल टेलर के द्वारा इसको खोजा गया। तो ये सांची के स्तूपों के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के ताम्र भंडारों पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। ओके, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के ताम्र भंडारों पर टिप्पणी कीजिए। ताम्र भंडार संस्कृति के समृद्ध प्रथम ताम्र वस्तु यानी कि ताम्र मत्स्य भाला 1822 ईस्वी में कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। तब से लेकर के अब तक 85 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1000 ताम्र वस्तुएं भंडारों से मिली हैं। तो ये ताम्र भंडार मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के। यह संभव है कि ऐसे ताम्र भंडार गुजरात और आंध्र प्रदेश में मिले हों, परंतु इनकी विधिवत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। विभिन्न राज्यों में कुछ ताम्र भंडार के क्षेत्र मिले हैं जिनमें खास करके हरियाणा राज्य से 5 स्थलों से जो है मतलब 5 स्थलों की संख्या 5 है हरियाणा में जहाँ से मिले हैं ताम्र भंडार। राजस्थान में 6 जगहों से, उत्तर प्रदेश के 33 जगहों से, बिहार से 19 स्थलों की संख्या और इसके अलावा ताम्र भंडार। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से 6 ताम्र भंडार की जगह, उड़ीसा से 7, मध्य प्रदेश से 8 और इसके अलावा कर्नाटक से बात करें तो कर्नाटक से 1। ठीक है, तो ये ताम्र भंडार मिले हुए हैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के ताम्र भंडार अलग अलग स्थानों से। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया को छोड़ करके जहाँ की केवल एक भंडार से 424 ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बाकी भंडारों में ताम्र वस्तुएं पाए जाने की औसत जो है 1 से लेकर के 47 के बीच में है। यह ताम्र भंडार हल चलाते समय, नहर खोदते समय और सड़क बनवाते समय मतलब कि हम लोगों को दिखी और इस तरीके से प्राप्त हुई। सभी उपलब्धियां संयोगिक रही हैं, मतलब कि संयोग से प्राप्त हुई हैं, किसी पर कोई रिसर्च नहीं किया गया, मतलब कि ऐसे मिल गए हैं। ठीक है, बाई चांस। केवल साई पाई में ही किए मतलब कि ही गेरवे चित्रित बर्तन से संबंधित क्षेत्र की खुदाई में एक ताम्र मत्स्य भाला मिला हुआ है। ठीक है, मत्स्य भाला मिला हुआ है किससे, कहाँ पर, तो ये मिला हुआ है साई पाई में। ठीक है, गिरवे चित्रित बर्तनों की खोज की जा रही थी, उसी समय खुदाई की जा रही थी, उसी को लेकर के तब मिला था ये। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30वां प्रश्न है, सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तन बनाने में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता था। ऐसा अनुमान होता है कि इस मिट्टी में चूना तथा अबरक मिली बालू मिलाई जाती थी
और चूने के टुकड़े तो कुछ बर्तनों में से स्पष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं, और इसी कारण ऐसी धारणा होती है कि अभ्रक मिट्टी में चमक रही है और बालू के कण भी मिट्टी में दिखाई देते हैं। अभ्रक तो सिंधु नदी के तट की बालू में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और इसमें थोड़ी भी बालू मिट्टी में मारने यानी कि उसको गीला या उसको सानने के समय मिला देने से वह दिखाई देता रहेगा। इस प्रकार की बालू को मिलाने से दो लाभ होते हैं। एक तो बर्तन बनाते समय मिट्टी शीघ्र सूखती नहीं है, दूसरा इस मिट्टी के बर्तन को सुखाते समय ये चिटकते नहीं हैं। तो इसके दो लाभ होते हैं। तो ये आपके सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तन बनाने में इन वस्तुओं का प्रयोग होता था, एक तो बालू और एक तो चूना और दूसरा अभ्रक। ठीक है, अभ्रक मिली बालू। तो मिट्टी में चूना भारत में ही इस काल में नहीं मिलाया गया था, अपितु और देशों में जैसे कि सुमेर में, सुमेरियन सभ्यता में, या अल उबाइड तथा जमदेत नस्र समय जमदेत नस्र समय में तथा प्राचीन प्री डायनिस्टिक मिस्र में चूने से बर्तन थोड़ी आंच में भी अच्छा पकाता था। आज भी शीशे के बर्तन बनाने के लिए चूने का प्रयोग बालू के साथ किया जाता है, जिससे थोड़ी ही आंच में काम चल जाता है और अच्छा तरीके से भोजन पक जाता है। तो ताकि कम आंच में ज़्यादा भोजन तैयार हो, इसीलिए इन प्रकार के जो है बर्तनों को बनाते थे लोग। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन जो है किन वस्तुओं से बनते थे और क्यों बनते थे। तो उसमें आपका चूना और अभ्रक मिली बालू। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के चाक के बर्तन पर टिप्पणी करें। जो चाक कुम्हार लोग चलाते हैं, उससे कौन से मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी में मिले थे। तो सिंधु घाटी के बर्तन कि कुछ बर्तनों को छोड़ करके चाक पर बने हुए हैं सारे बर्तन। यह चाक कदाचित उतनी शीघ्रता से नहीं घूमती थी जैसी आज घूमती है, परंतु थी वह इसी प्रकार की जैसे आज है। मतलब कि ऊपर एक गोल पत्थर जिसमें नीचे की ओर एक गड्ढा तथा नीचे एक छोटा गोल पत्थर जिसमें लकड़ी की एक खूंटी, और ऊपर एक पत्थर नीचे के पत्थर की खूंटी पर घूमता था। ऊपर के पत्थर का गड्ढा कदाचित बहुत सफाई से ना बनने के कारण से उतनी शीघ्रता से नहीं घूम पाता रहा होगा। चाक पत्थरों की भांति के दो पत्थर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, मतलब कि जो चाक में लगाते थे वो पत्थर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऊपर के भाग के पत्थर को घुमाने के लिए नीचे के पत्थर पैर से घुमाया, मतलब कि घुमाया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हो सकता है कि इस कारण भी चाक बेग से ना घूमता रहा हो। आज भी पंजाब के या पंजाब में कुछ स्थानों पर इसी प्रकार चाक को घुमाया जाता है, और ऐसा ज्ञात होता है कि घूमते हुए चाक पर की मिट्टी को अंगूठे और अंगुलियों से, मतलब अंगूठे और अंगुलियों में पानी लगा करके उसको दबा करके बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में चाक से बर्तन बनाए जाते थे। आगे देखिएगा, मृदभांड, मृदभांड बने होते मिट्टी के बर्तन। तो मृदभांड पर टिप्पणी करें। 1946 ईस्वी में अही छत्र में चित्रित धूसर मृदभांडों की खोज के बाद से उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रकाश में आए हैं चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि इनमें से 30 स्थानों पर खुदाई हुई है, खास करके जिनमें मुख्य रूप से रोपण जो कि पंजाब में पड़ता है, इसके अलावा भगवानपुरा हरियाणा में पड़ता है, नोह जो कि राजस्थान में पड़ता है, आलमगीरपुर जो कि आलमगीरपुर, अही छत्र, हस्तिनापुर, अंतरी मतलब अंतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, मथुरा, इन सभी स्थानों पर खुदाई हुई। ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और काले और लाल मृदभांडों के क्षेत्र सिंधु गांगी विभाजन, सतलुज के थाले तथा गंगा के उत्तरी मतलब ऊपरी मैदानों में आपको केंद्रित मिलेंगे। जो काले और लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आपको मिलेंगे गंगा सतलज के मैदानों में। ठीक है, और गंगा के ऊपरी मैदानों में। स्थलों के बीच की औसत दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर की है, यद्यपि कुछ क्षेत्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन क्षेत्रों की बस्तियां अधिकतर छोटे छोटे गांव हैं, जिनका क्षेत्रफल 1 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच में है। केवल हरियाणा में बुखारी यानी कि अम्बाला जिला इसका अपवाद है, जो कि 96,193 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग मीटर में फैला है। आइए
अब उन वस्तुओं पर दृष्टि डालें जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित समझा गया है। मृदभांड की अगर बात करें तो मृदभांड बर्तन चाक पर बनाए गए हैं और मिट्टी काफ़ी चिकनी हुआ करती थी इन बर्तनों की, तथा बर्तनों का आधार काफ़ी पतला हुआ करता था। जो नीचे वाला एरिया होता था काफ़ी पतला होता था और इस तरीके के बर्तन जो है बनाए जाते थे। ठीक है, तो कई प्रकार के बर्तनों के बारे में पता चला है, आधार बड़े पतले हुआ करते थे। इसका जो पृष्ठीय भाग होता था यानी बाहरी भाग वो चिकना था, रंग धूसर से लेकर के राख के रंग का हुआ करता था। इसके अलावा इसके बाहर तथा अंदर के तल दोनों ही काले और काफ़ी गहरे चॉकलेटी रंग में रंगे गए थे। इन पर काले रंग की चित्रकारी भी करी गई थी इन बर्तनों पर। इसके अलावा इनकी लगभग 42 किस्म के एक रेखा चित्र यानी डिजाइन हैं और इनमें सबसे सामान्य किस्म जो है प्याले और तस्तरियाँ जो है सामान्य किस्म की बनाई जाती थी। तो ये थे कुछ बर्तन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो है मृदभांड थे जो कि उस समय बनाए जाया करते थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 33 नंबर, ताम्रपाषाण युग के भवनों के अवशेषों पर टिप्पणी लिखिए। भवनों के अवशेषों की अगर बात करें तो एक तो आपका अहिछत्र, हस्तिनापुर, इसके अलावा अंतरंजी खेड़ा तथा जखेड़ा की खुदाई के बाद घरों तथा अन्य ढांचों के सरपत एवं मिट्टी के पाथे होने की जानकारी मिलती है। तपाई मिट्टी, मिट्टी की ईंटों, तपाई ईंटों और मिट्टी के चबूतरे और मिट्टी के लेप के साथ साथ सरकंडे और बांस के निशान भी पाए जाने के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि भगवानपुरा हरियाणा क्षेत्र में खुदाई से घरों के ढांचों के भिन्न चरणों की ओर संकेत मिलते हैं। प्रथम चरण में खंभों के गड्ढे घरों के गोलाकार और आयताकार होने की ओर संकेत करते हैं। दूसरे चरण में एक घर में 13 कमरे और 2 कमरों के बीच बरामदा पाया गया है और इस घर में एक आंगन भी है। तो ये हमको ताम्रपाषाण युग के भवनों के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि भाई कुछ तपाई ईंटों से बनते थे, कुछ मिट्टी की ईंटों से बनते थे। ठीक है, कुछ तपाई मिट्टी से बने हुए घर मिले हैं, मिट्टी के लेपन से भी घर बनते थे, कुछ कुछ सरकंडे और बांस के जो है निशान मिले जिसके कारण से पता चला कि भाई ऐसे बनते थे। तो खंभों के गड्ढे घरों के गोलाकार और आयताकार होने की ओर संकेत करते हैं। तो इस तरीके से घर हुआ करते थे। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ताम्रपाषाण युग की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ताम्रपाषाण युग की अन्य वस्तुओं में जैसे खुदाई के दौरान ताम्र, लोह और कांच, हड्डियों की कई प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। इनमें कुल्हाड़ियाँ, छीनियाँ, मछली के कांटे और बाण के फल मुख्य हैं। बरछे के मतलब बाण के फल जैसे आगे वाला जो होता है, ठीक है, मतलब जो बाण होते हैं मतलब कि तीर होते हैं उनके आगे का जो एरिया होता है वो। इसके अलावा बरछे के फल केवल लोहे के हैं। खेती के उपकरणों में जखेड़ा से लोहे की बनी हंसिया, कुदाल ये सब मिली है। हस्तिनापुर के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में लोहे की वस्तुएं मिली हैं। केवल मतलब कि अतरंजी खेड़ा से ही 135 वस्तुएं मिली हैं जिनमें एक भट्ठी, सतह पर लोहे का बुरादा और एक चिमटा मिला हुआ है। जोधपुरा में 2 भट्टियां मिली हैं। ये सब कहाँ की चीज़ें हैं, ताम्रपाषाण युग की जो चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा अकीक, पकी मिट्टी, सूर्यकांत, इंद्रगोप, इसके अलावा सिकथस्ट फटिक, लाजर्द लाजवर्द और कांच तथा हड्डी के मनकों के गहने भी पाए गए हैं। हस्तिनापुर में 2 कांच की चूड़ियाँ मिली हैं तथा जखेड़ा में ताम्र की चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे की चूड़ियाँ जखेड़ा में, और कांच की चूड़ियाँ कहाँ पर मिली है, हरिया मतलब हस्तिनापुर में मिली हैं। और इसके अलावा मिट्टी की वस्तुओं में खास करके मानवीय पुरुष और स्त्री दोनों की जो है चित्र मिले हैं मिट्टी से बने हुए। पशुओं में बैल और घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। चपटी गोलाकृतियाँ टाइप की मिली हैं बनाते मतलब कि चपटी गोलाकृतियाँ मिली हैं। गेंद बना मिला है, कुम्हार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये सब प्राप्त हुई हैं पाषाण युग की तमाम वस्तुएं। ठीक है, आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, सिंधु लिपि पर टिप्पणी कीजिए। सिंधु लिपि की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा प्रयोग की गई मुहरों पर लिखावट होती थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इसी कारण से रहस्य अभी तक बनी हुई है। प्राचीन मिस्र की लिपियों जैसे अन्य विस्मित लिपियों को दोबारा पढ़ना इसलिए संभव हो सका क्योंकि विस्मित
मतलब कि विस्मृत लिपि में लिखित कुछ लेख बाद में एक परिचित लिपि में पाए गए हैं, और इस परिचित लिपि के कुछ अक्षर विस्मृत लिपि जो है उसके अक्षरों से मिलते जुलते हैं। इसीलिए लेकिन हड़प्पा में कोई द्विभाषिक लेख अभी तक नहीं मिला है जिससे ये पता चलता हो कि भाई ये दूसरे लिपि में भी ऐसे अक्षर दिखे हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा निवासी कौन सी भाषा बोलते थे, उन्होंने क्या लिखा। दुर्भाग्यवश अब तक पाए गए लेख बहुत ही संक्षिप्त हैं और मुहरों पर खुदे हुए हैं। इस कारण से उन्हें पढ़ पाना और भी कठिन हो जाता है क्योंकि मुहरों पर छपे हुए हैं। हड़प्पा निवासी चित्राक्षरों का प्रयोग करते थे, चित्र अक्षर के रूप में, मतलब कि चित्र जो थे वो अक्षर जो होते थे चित्र के रूप में आपको मिले हैं, और दाईं से बाईं ओर लिखते थे, ये तो बात पता चल गई है। किंतु विद्वान अभी भी इस लिपि के रहस्य को खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस कार्य में सफलता मिलने पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त होगी कि कौन सी भाषा बोलते थे और ये सब लिपियां क्या मिली। ये चित्राक्षर कुछ हैं हड़प्पा सभ्यता से जो मिले हैं, ऐसे चित्रकारी हुआ करती थी ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ोगे आप, इसमें तो कुछ था ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चित्रकारी आपको मिलेगी। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ईरानी देवताओं पर टिप्पणी कीजिए। ईरानी देवताओं में जैसे आप देखेंगे, ईरानी देवताओं में मियोरो एक देवता है ईरानी देवता। मियोरो जो है ये सूर्य देवता के समकक्ष समझे आते हैं, ठीक है। वैदिक जो वेदों में जो सूर्य भगवान के बारे में बताया गया है ऐसे देवता हुआ करते हैं ये। इनका संबंध पर्सियन मिहर या मिथ्रा से भी है। कनिष्क और हुबिस्क की मुद्राओं में इनका अंकन पाया जाता है मियोरो का, ठीक है। आगे देखिएगा अगले जो आपके देवता हैं, मतलब कि वो ईरानी देवता, कौन से देवता हैं, ईरानी देवता, ठीक है। तो अगले ईरानी देवताओं में नाम है उनका मेयो। मेयो जो है कनिष्क और हुबिक्स प्रथम की मुद्राओं में इनका अंकन किया गया है, और भारतीय चंद्र देवता और यमन के सेलेन देवता को इनके समतुल्य माना जाता है मेयो को, ठीक है। इसके अलावा ओ अनिंदो एक देवता है ईरान में, इनको हुबिक्स के सिक्कों, हुबिक्स एक राजा है उनके सिक्कों पर इन देवी का अंकन पाया जाता है। तो ये ओ अंदिको एक देवी है, और इन देवी का अंकन कहाँ पर मिलता है, हुबिक्स के सिक्कों पर मिलता है। इन्हें युद्ध के देवी के रूप में जाना जाता है। अबेस्ता की वनिंदा और जोरो स्ट्रियन के बेरे थ्रांगरा के समतुल्य इन्हें माना जाता है, ओ अंदिको को, ठीक है। आगे देखेंगे अथसो। अथसो जो है इनका अंकन कनिष्क प्रथम और हुबिक्स के सिक्कों में प्राप्त हुआ है। इसे अग्नि देवता माना जाता है अथसो को। सिक्कों पर दाढ़ी युक्त अग्निदेव अथसो को माला और टोन्स धारण किया अंकित किया गया है। इसके अलावा जोरोस्ट्रियन में अतर और पर्सियन में अतास को उनके समतुल्य रखा जाता है, जिनका संबंध पवित्र अग्नि देवता से है, अथसो का पवित्र अग्नि से है। आर लेगनो की बात करें तो आर लेगनो केवल कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर अंकित मिले हैं। इन्हें शास्त्रों का मतलब कि शस्त्रों का देवता माना जाता है, जो शस्त्र अस्त्र शस्त्र के देवता होते हैं, तथा योद्धा वर्ग द्वारा युद्ध देवता के रूप में पूजा जाता है। जोरोस्ट्रियन के बेरे थ्रांगरा तथा पहनों के वरहरण के समतुल्य इनका स्थान माना जाता है। इसके अलावा अगले देवता है आइडो। आइडो की अगर बात की, ईरानी देवता आइडो। आइडो कुषाण सिक्कों में आइडो का अंकन मतलब कि लहराते स्कार्फ के साथ हुआ है। वैदिक परंपरा में इन्हें वायु देवता तथा जोरोस्ट्रियन में इन्हें वता के समतुल्य माना जा सकता है। 37वां नंबर प्रश्न है, यूनानी देवताओं पर टिप्पणी कीजिए। यूनानी देवताओं में, ये तो थे अभी तक ईरानी देवता, अब यूनानी देवताओं की बात करें तो पहले देवता इनके हैं कौन, मतलब कि इनका क्या नाम है, आरडोक्छो। आरडोक्छो को धन और सौभाग्य की देवी, मतलब देवी है ये। आरडोक्छो को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में माना गया है। बिम कडफिस, मतलब कि कडफिस ये राजा है, और इसके अलावा हुबिक्स तथा बाद के लगभग सभी कुषाण राजाओं के सिक्कों पर इनका अंकन हुआ है आरडोक्छो का। इन्हें यूनानी देवी ताइके के समतुल्य माना जाता है। जोरोस्ट्रियन संप्रदाय में इन्हें सौभाग्य तथा विजय की देवी के रूप में स्थान प्राप्त है। आरडोक्छो को भारतीय देवी लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। आरडोक्छो जैसे अपने यहाँ पर लक्ष्मी माता है, ठीक है, धन वैभव की देवी है, ऐसे ही आरडोक्छो है यूनानी देवी। अगला प्रश्न है फायरो। फायरो भी अथसो की भांति अग्निदेव हैं, जिनका अंकन केवल हुबिक्स के सिक्कों पर हुआ है। ईरानियों और यूनानी सभ्यताओं में भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है।
जोरोस्ट्रियन के ख्वारेनह के समतुल्य इन्हें माना जाता है फैरो को, ठीक है, अग्नि देवता के समान है। अगला प्रश्न है हेरेक्लीज, मतलब अगले देवता हैं हेरेक्लीज। हेरेक्लीज की अगर बात करें तो यूनानी देवता हेरेक्लीज का अंकन कुजुल कडफिसस की ताम्र मुद्राओं में व्याघ चर्म तथा गदा धारण किए हुए दिखाया गया है, मतलब कि बाघ का चर्म पहने हुए हैं और गदा धारण किए हुए हैं। हेराक्लीज को भारतीय थीम के रूप में भी माना जाता है, मतलब हेराक्लीज को मतलब भारतीय भीम जो है, भीम को आप अगर जानते हो तो भीम कौन है, अर्जुन के बड़े भाई थे और युधिष्ठिर के छोटे भाई थे भीम, तो उन्हीं भीम के रूप में माना जाता है हेराक्लीज को, ठीक है। नाना साओ, नाना साओ जो है मुद्राओं पर इनके विभिन्न नाम मिलते हैं, नाना, नानसाओ, ननैया, नाना साओ पारसी मूल की मातृ देवी के समतुल्य माना जाता है। इसका अंकन प्रभामंडल से युक्त और हाथ में राजदंड के साथ हुआ है, मतलब कि पीछे जो है इनके सर के पीछे जैसे एक आभा, एक चमकदार चीजें होती हैं, तो ये ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रभामंडल। आगे देखेंगे मैनाओ वैगे बैगो, मैना ओबैगो, ये कनिष्क प्रथम और हुबिक्स के सिक्कों पर इनका चित्रण मिलता है। इनको संस्त के बसु मानस के समतुल्य समझा जाता था। इनका अंकन चतुर्भुज देवता के रूप में हुआ है जो सिंहासन में विराजमान है। इनके मस्तक के पीछे अर्धचंद्र उपस्थित है, मतलब कि जो आभा मंडल होता है वो। इनके पैर पाद पीठ पर स्थित हैं। तो इस तरीके से ये मैनाओ वैगो इनका चित्रण मिलता है। 4 भुजाएं हैं इन देवता की। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मतलब अगले आपके हैं हेलियास। हेलियास को सूर्य देव के रूप में पूजा जाता है। इनके मस्तक के पीछे सूर्य का अंकन है, दाहिना हाथ आगे और बायां हाथ पीछे अवस्थित है इनके। अगले देवता हैं सलीने। सलीने जो मतलब ये देवी हैं, और सलीने ग्रीक पौराणिक गाथाओं के अनुसार चंद्र देवी हैं, किंतु कनिष्क के सिक्कों पर इन्हें पुरुष देवता के रूप में दिखाया गया है सलीने को। अगला देखेंगे एरकिलो। अग्रभाग पर शिरस्त्राण पहने राजा पालथी मारकर बैठा है, कंधे से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। पृष्ठभाग पर दाढ़ी युक्त नग्न हरक्यूलिस की प्रतिमा बाईं ओर खड़ी है। दाहिने हाथ में गदा है, बाईं भुजा पर सिंह का चर्म रखा है। ग्रीक लेख एराकिलो से ये बातें प्राप्त हुई हैं। हिंदू देवताओं पर टिप्पणी करें। हिंदू देवता में आप देखेंगे एक महासेनो, हुबिस के सिक्कों पर इनका अंकन हुआ है और स्कंदों और कुमारों की तरह योद्धा के रूप में इनका अंकन किया गया महासेनो का। इसके अलावा विजयगो, विजयगो भी कुषाण वंश के शैवत्व की महत्ता को बताती है और इनको भारतीय नक्षत्र देवी विशाखा के समतुल्य माना जाता है। विशाखा महाराज दक्ष की पुत्री थी। भगवान कार्तिकी के जन्म का नक्षत्र भी विशाखा है। देवी विजयगो का अंकन मुख्यतः हुबिस के शासन काल में स्कंदों कुमारों के साथ हुआ है। स्कंदों तथा कुमारों की अगर बात करें तो स्कंदों तथा कुमारों योद्धा देव कार्तिकेय के रूप में देखा जाता है इनको। भारतीय परंपरा में कार्तिकेय शिव पार्वती के पुत्र हैं। इस प्रकार कुषाण वंश पर शैवत्व का प्रभाव समझा जा सकता है। इन देवों का अंकन हुबिस के काल में हुआ है। इसके अलावा ओएसो की बात करें तो भारतीय शिव के समतुल्य ओएसी को भी शिव के यौगिक के रूप में अंकित किया गया है। कुषाण साम्राज्य के सिक्कों में इनका अंकन प्रचुरता के साथ हुआ है। कुषाण मुद्राओं में इनका अंकन जो है विभिन्न रूप में, जैसे फरसा लिए हुए, चतुर्मुख रूप में, त्रिमुख रूप में भी दिखाया, मतलब कि देखा जा सकता है ओएसो को, ठीक है। तो भगवान शंकर के रूप में इनका आप मतलब कि देख सकते हैं ओएसो को। तो इस तरीके से ये हिंदू देवी देवता, यूनानी और ईरानी देवी देवताओं के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा और निश्चित तौर पर आपके समझ में कुछ बातें तो आई हुई होंगी। फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। प्राचीन इतिहास पेपर 2, ठीक है, पुरातत्व, इसके अलावा पुरातत्व, पुरालिपि और अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, ये प्राचीन भारत के आप लोगों ने जाना, ठीक है। धन्यवाद।